है वो है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डीडीएस है ना, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम उसको कहते थे हैं आप, डीडीएस भी कहते हैं। अब ये डीडीएस स्टैंड फॉर इसका है डिस्ट्रीब्यूट, डी से जो नेक्स्ट डी से है वो डेटाबेस भी लिया जाता है। अगर आपको डीडीबीएस बोला जाए या डीडीएस बोला जाए वो एक ही है। डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अब ये जो सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वही है आपका जो कोड मैंने उसमें लास्ट जो सब्जेक्ट उसमें भी कोड लिखा है, इसमें भी ये जो कोड है CS712 यही कोड उसमें भी है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लास्ट में पढ़ के हैं। आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, आप सबने डेटाबेस पढ़ा है, डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा जो डेटाबेस को डील करता है और उसके मैनेज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसको क्रिएट करता है, उसको मैनिपुलेट करने के बाद उसका सारा डाटा का रिकॉर्ड डेटाबेस का, मैं डाटा लग गया, डेटाबेस उससे नेक्स्ट है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस डेटाबेस को मैनेज करता है। ये अगर आपने वो स्टडी किया तो आपको इसकी नाउ हाउ बहुत है। और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में आज समझ लें कि ये एडवांस फॉर्म है किसकी, जो आप पीछे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ के आए हैं। सारी बात जो मुझे लगेगी कि थोड़ी सी टफ कही मैं उसको रिपीट करूंगा। तो अच्छा, बेसिकली कॉन्सेप्ट जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है ना वो सेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। उसके किस तरह सेम है मैं बताता हूँ कि उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से सेम है, कॉन्सेप्ट, इन्वायरमेंट, ये बस उसमें जो मैंने सिर्फ बात की है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के सेम है किसके साथ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। डिफरेंस क्या है इसमें, जो मुख्तलिफ है वो क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और इन्वायरमेंट डिफरेंट है। बात क्लियर होगी। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर सेम है। डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंट यही है कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों का, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं, एक बात। और इसका सेटअप जो होता है इसका जो सेटअप है, सेटअप जिस तरह हमने सेटअप बनाना है इसका डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डिफिकल्ट है। मैंने कुछ पॉइंट क्लियर किए सब्जेक्ट से पहले, वो पॉइंट कौन क्या है, वो पॉइंट ये है। सबसे पहले मैंने बात की कि ये एडवांस फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सेकंड पर मैंने बोला कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं। इसमें बस डिफरेंस ये है कि उसका स्ट्रक्चर, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है। और एक मैंने बात की कि इनका जो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इनका जो सेटअप है, अगले पॉइंट मैंने पांचवा पॉइंट ये बताया कि इनका जो सेटअप है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डिफिकल्ट है। और इस कोर्स में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को और नेटवर्किंग पोर्शन को भी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में हम कौन कौन से पोर्शन इस्तेमाल करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे और नेटवर्क पोर्शन को भी यूज करेंगे। ये आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है उससे भी थोड़ा बहुत इसमें शेयरिंग आती रहेगी, तो आपको दोनों सब्जेक्ट रिलेट करते हैं और एक ही वो भी सब्जेक्ट मेरे पास है तो आपको इसकी ज्यादा समझ लगेगी। ये 5 पॉइंट सबके क्लियर हो गए। अब इसके पास आ जाए, पहले सबसे पहले तो आपको बुक्स प्रोवाइड कर देना कि रेफरेंस बुक को, जो आपको कल मैंने बताया कि उसमें टेक्स्ट बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक तो कोई डाउनलोड नहीं करता ना, उसकी रेफरेंस बुक करता है ताकि उसमें जो कंसेप्ट होते हैं, एग्जांपल्स होती हैं, इंसान उसे अच्छा समझ लेता है। ये आपके पास रेफरेंसेस में 3 बुक्स हैं। नेम उसका डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम से सेकेंड एडिशन बाय ऑथर दिस नेम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बाय ऑथर दिस नेम। ये दो आपको लिखने मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मिल जाएगा, इसका डाटा मिल जाएगा।
तो आप सिर्फ नोट डाउन, सिर्फ ये देखिए कि आपके पास जो आपको दिखाया जा रहा है वो क्या है। नेक्स्ट रेफरेंस जो है आपका तीसरे पॉइंट पर, मैंने आपको कहा 3 रेफरेंसेस है ना। पहले रेफरेंस में आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम, सेकंड एडिशन, दिस ऑथर नेम, और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर। ये जो आपके पास पहला और जो तीनों मैंने जो रेफरेंस दिए मैंने, इसके ऑथर बहुत डिफरेंट है और सॉरी बहुत कॉमन है, और इजीली आपको इनकी बुक्स प्रोवाइड हो जाएंगी, इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपने जस्ट इसी तरह आपने राइट करना है, और राइट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके पीडीएफ फाइल आपको आपने इंस्टॉल कर लेनी है, अपने अपने मोबाइल में कर लें, बेशक उसको ओपन बुक पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन कर लें, या अपने लैपटॉप में इसको इंस्टॉल कर लें। तो डाउनलोड करके आप इसको यूज करें। अगर आपको मैं सारे पार्ट जो साथ में, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं सारा क्लियर कर दूँ, तो मैं तो सारा क्लियर करूंगा, तो बाकी आपके पास है कि आप उसको बुक रखना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे जो आपके पास है वो ये है कि नेक्स्ट रेफरेंस में आपको बुक मैंने प्रोवाइड की डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस के डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के नाम से, जिसमें आपने कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन 4 एडिशन बाय दिस ऑथर। ऑथर्स ये हैं, आपने इनके नेम से ही सर्च करनी है और उनकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेनी। पीडीएफ फाइल में बुक होती है, वो आपको इजीली आपके पास ये, अच्छा रियल नेम 3 नॉट एंटर। अच्छा, ये आपके पास जो ऑथर हैं, ये आप अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपके पास कोर्स क्यों कौन से हैं जो कि हमने इसमें पढ़ने हैं। अच्छा, कोर्स में आपके पास है कि हम जो स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को हम इसको डेटाबेस के साथ रिलेट कर इन जनरल व्यू में मैं कुछ एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा, ताकि सबसे पहले आज आपको ये पता लग जाए, ये आपका जो मैं बता रहा हूँ ये पार्ट भी है कि हिस्सा भी है आपके सिलेबस का, इसमें आपको ये चीज पता लग जाए कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सब पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है जो डेटाबेस से भी डिफरेंट कर रहा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज है, बाकी सब कुछ चेंज आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट में डिफरेंट है, उसके एनवायरमेंट में डिफरेंट क्यों है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये चीज इसको इस्तेमाल करने में। पहले तो ये समझने की बहुत जरूरत है कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस का जनरल। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आर्किटेक्चर इसका एंड डिजाइन इशू जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम। अब ये देखें DDBS लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम। इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ये इसी पर पॉइंट है, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या है इस टॉपिक के, वो भी डिस्कस होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप इस बात पर आपको मैं बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस आखिर होती क्या है। सबसे पहले आपको इस बात की इंश्योर हो जाना, इस बात पर आपको यकीन होना चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इस बात पर आपको यकीन हो कि आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को किस जगह रखकर यूज करेंगे। अवेयरनेस होनी चाहिए आप लोगों को। मेन मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो किस जगह कर रहे हैं। और अवेयरनेस कैसे आती है? आपके स्किल से, नॉलेज से। ये ना हो कि आप डिसीजन गलत ले लें और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को यूज कर लें, और उसके बाद आप जिस फर्म में काम कर रहे हो उसमें नुकसान हो जाए। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि आप सबसे पहले इस बात पर इंश्योर हो जाएं कि आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को यूज कहाँ करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स के जरिए और अपनी एफिशिएंसी जो है उसको काबू में रखकर उसको यूज में लाकर आपने ये चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को हमने कहाँ पर यूज करना है। पहला पॉइंट हो गया। क्योंकि अगर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट में अगर डिसीजन नहीं ले, जब भी कोई काम करते हैं सबसे पहले कोई डिसीजन लेते हैं उसके बारे में सोचते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की भी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आप इस बात का इंश्योरेंस हो, इस बात की इंश्योर कर लें कि आपने इसको यूज कहाँ करना है,
ताकि आपको बाद में आने वाले नुकसानात से आपको पहले पता लग जाए कि बाद में नुकसान ना हो सके हमारी फर्म को। अच्छा, सेकंड पर मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ कि आपको एक टास्क दिया है, अब उस टास्क को आपने देखा है और उसको समझा है। उसको समझने के बाद आपने दिमाग में आपने ये सोचा कि यार इसके बहुत से सॉल्यूशंस हैं, इसको बहुत से तरीकों से हल किया जा सकता है, लेकिन इस काम में बी केयरफुल, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पहले ऑप्शन में आपको की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बेस्ट ऑप्शन को यूज करें अपने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और बेस्ट ऑप्शन कब चूज किया जाता है? जब आप कोई चीज का डिसीजन लेते हो। ये एग्जांपल बताइए उसी पहले पहले पॉइंट की, ठीक है? क्योंकि इस वजह बताता हूं, क्योंकि आपको अगर ये यूज कर ली, इसके बाद आपके पास पहले स्टेप पर जाना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, आप उस प्रोजेक्ट पर काम करने शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। आप उस पर डिसीजन ही ले पाते कि इसको कितने तरीकों से हल किया जाता है और कौन सा तरीका सबसे बेस्ट वे है। अगर आपको नहीं पता, आपने डिसीजन ले लिया, एट द मिड एट द एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो आप पहले पोर्शन पर जा ही नहीं सकते। आपने इतनी बिल्डिंग का आधा पोर्शन बना लिया है, अब आप वापस जा ही नहीं सकते, सारा आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले बी केयरफुल, आपको ये होना कि चूज द बेस्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बात समझ लगी सबको? सेकंड पर ये है कि अगर एनालाइज करना है, एनालाइज करना सबसे पहले ये जब आप किसी चीज को एनालाइज कर लेते हो तो आपको आप कैसे एनालाइज, आपको अगर सवाल ये पैदा हो जाता है कि आप अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो आप बेस्ट चूज कैसे कर सकते हैं? बेस्ट चूज तभी हो सकता है जब आपके पास कोई टास्क हो, आप उसको टास्क को एनालाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपके पास आता है कि एक प्रोग्रामिंग में एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले आप करते क्या है? रिक्वायरमेंट लेते हैं, सबसे उस यूजर से रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसको एनालाइज करते हैं सारे सब उसको कि मैं इसको किस तरह हैंडल आउट कर सकता हूँ। जब वो समझ लेता है कि मैं इसको 5 तरीके में से कौन सा बेस्ट वे जिसमें मुझे कम टाइम लगेगा, वो चूज करते हैं। उस चूज में फिर आप उसके बाद उसका डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पर भी वही केस है, सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो, फिर उसके बाद ये जो मैं पॉइंट क्लियर करना तो उसमें ये है एनालाइज करना। अगर आपने अपने टास्क को अगर उसमें अगर बेस्ट ऑप्शन यूज करनी है तो आपने सबसे पहले उसको एनालाइज करना है कि मैं कौन सा वे मेरे लिए। जब आप एनालाइज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाता है कि आपने कौन सा इन्वायरमेंट यूज करना है। सेकेंड पर आपने जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर आपके पास बहुत से मुख्तलिफ आर्किटेक्चर होते हैं और सिस्टम्स मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट भी होते हैं। अगेन मैं फिर कहूँगा, तब भी आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन यही है कि आप ये चेक करें कि उस इन्वायरमेंट के लिए कौन सा आर्किटेक्चर बेस्ट है। देखें, वो पहले पॉइंट के साथ रिलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को यूज करना इतना आसान नहीं है। एडवांस फॉर्म में डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो क्यों है उसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या बताया दूसरे पॉइंट में, अगर आपके पास डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट इन्वायरमेंट मौजूद हों, तब भी आपके पास पहला ऑप्शन यही होगा कि आप फैसला लें कि कौन सा आर्किटेक्चर उस इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट होगा। अगर हम इसके बरक्स अगर हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि वो एक तो हमारे लिए खुद के लिए नुकसान होता है, उस प्रोजेक्ट के लिए नुकसान होता है, और आपके लिए बैक जाने का भी मसला होता है। आप वहां से बैक जा नहीं सकते। आर्किटेक्चर जैसे बिल्डिंग की मिसाल दी, वो सारी इस पर फिट होती है। एक और बात, डिजाइन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखें, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आ गई आपके SDLC, सबने सुना होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो पॉइंट्स होते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद एनालाइज करके डिसीजन लेना, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाना, फिर उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, टेस्टिंग करना, मेंटेनेंस करना, फिर उसके बाद डिप्लॉय करना। ये 7 पॉइंट्स हैं जो आप SDLC में यूज करते हैं। यहाँ में अभी तक 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए, वही पॉइंट चल रहे हैं। डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस का, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम का। अच्छा, इसका जो टेक्निकल ट्रीटमेंट्स हैं वो ये है कि हमें अपीलेंस, जो अपील आती है वो 100% कहाँ से ज्यादा आती है, वो उसकी वो आती है ऑडियंस से, वो आती है रीडिंग से अपील 100%, और आती है लिसनिंग से, सीइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सीइंग मीन देखना, पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन लेने में, बेस्ट ऑप्शन चूज करने में आसानी पैदा हो जाती है। जब आपको उस प्रोजेक्ट में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो तो आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हैंडल आउट कर सकते हैं। ये उसका टेक्निकल ट्रीटमेंट है किसी भी टास्क का। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में एक बात को आप आप इस पर नजरसानी जरूर कीजिएगा कि डिफरेंट टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम। वी कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम बाय डिफरेंट टेक्निक्स, और हम डिफरेंट सिनेरियो इस पर अप्लाई करके भी देखेंगे, और इसमें यह भी बताएंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को उस पर्टिकुलर टास्क में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यह थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इस टॉपिक का। दोबारा अगेन रिपीट करता हूं कि हम जो इसमें जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, डिफरेंट टेक्निक्स डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में अप्लाई कर सकते हैं, और हम डिफरेंट सिनेरियो के जरिए इसको अप्लाई करके देखेंगे भी, और इस बात का भी अंदाजा लगाएंगे कि हम DDS को, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को, उस स्पेशल केस पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उस प्रोजेक्ट के लिए, उसको चूज करने में आसानी पैदा हो जाए। मैंने जितनी आपके पास केस आपको बता दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि इससे आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अब इसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में जो डेवलपर्स होते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो अपने आप को इजीनेस फील करते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थ्रू, इजीनेस फील करते हैं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थ्रू, कि उनका जो इस वजह से जो जिससे उनके प्रोजेक्ट में आसानियां पैदा हो जाती हैं, जो मैंने अभी बताया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। इस नतीजे में डेवलपर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को आसानियां पैदा हो जाती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक तो फुलफिल कर सकते हैं, दूसरा ये कि उनमें ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब इस कोर्स के अगेंस्ट आपको सारा मालूमात होगी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर है लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ। हम पढ़ेंगे इस बारे में कि आपके पास पहले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम से पहले, कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको लास्ट में कुछ एग्जांपल्स के जरिए, कुछ आपको ये कोर्स ऑफ कंटेंट जो पीछे मेंशन आउट किया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वन बाय वन करके। डिजाइन का बता दिया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का बता दिया, उसके बाद आपको जो एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अब आगे हैं, अब उसकी हिस्ट्री का थोड़ा बहुत हम रिव्यू कर लेते हैं। पहले जमाने में जो फर्स्ट फील्ड जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज की जाती थी वो थी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते थे। ये पहले की बात है स्टार्ट में।
पहले हिस्ट्री में पहली फील्ड जो कंप्यूटर सिस्टम में थी वो ये थी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। उसको हम एक नाम देते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। अच्छा, इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि कोई भी प्रोग्राम जिसमें हमने डाटा का प्रोसेस करना होता था, तो हम उसके उसके उस प्रोग्राम के अंदर हम उसके फंक्शन डिफाइन करते थे। बात रिपीट करता हूं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पहले क्या क्या काम होता था। कोई भी प्रोग्राम जिसमें हम कुछ डाटा सेव करना चाह रहे थे और चाह रहे होते हैं और करते हैं, उसमें हम जो जो फंक्शन हमें चाहिए होते हैं, हम उसके साथ उस डाटा को फिल करने के लिए वहां पर फंक्शन क्रिएट करते जाते थे। इससे होता क्या था, इससे मसला एक आता था कि डाटा और प्रोग्राम, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है, डाटा और प्रोग्राम उसमें इंडिपेंडेंसी आ जाती थी। जिससे अगर इंडिपेंडेंसी कैसे आती थी उसका भी समझ लें कि अगर हम थोड़ी सी चेंजेस डाटा में करते थे तो उसका इफेक्ट प्रोग्राम पर भी होता था। ये है डाटा और प्रोग्राम की इंडिपेंडेंसी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पहले होता था कि अगर हम डाटा और प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हैं तो इसमें मसला ये आता था कि जब हम डाटा में थोड़ा सा चेंज करते थे तो प्रोग्राम में भी इफेक्ट होता था। अगर प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते थे तो उसका डाटा में भी इफेक्ट होता था। अच्छा, इससे मसला ये आता था ये मैं स्लाइड्स का पॉइंट बता देता हूँ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ कि मसले क्या आते थे कि हर एक डाटा की जो इसमें रिडंडेंसी का मसला आता था। डाटा का रिडंडेंसी का, अब ये इसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल भी है, क्लियर होगा। जिसका यहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ है उसका वो क्लियर हो जाएगा। रिडंडेंसी ऑफ डाटा, रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशंस को। डाटा बार बार रिपीट होता था और मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आती थी। वो कैसे आती थी, आइए फिगर के एग्जांपल के थ्रू उसको देखते हैं। जैसा कि लाइब्रेरी का एक फंक्शन है और किसी भी अदारे में लाइब्रेरी का एक पार्ट है, वो लाइब्रेरी ने अपना एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो सारी सी बात है उसने अपना एक लाइब्रेरी के नाम से डाटा फाइल भी रखी होगी, डाटाबेस। ये लाइब्रेरी के नाम से उसने एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन बनाई है और उसका जो डाटा है लाइब्रेरी का सारा वो लाइब्रेरी डाटा फाइल में सेव हो रहा है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसने एग्जामिनेशन एप्लीकेशन अगर बनाई है तो उस हिसाब से उसने एग्जामिनेशन डाटा फाइल की बेस पर डाटाबेस स्टोर की हुई है। नेक्स्ट, अगर रजिस्ट्रेशन के नाम से अगर उसने एक एप्लीकेशन बनाई है, वहां पर स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड उसके अपने ही डाटाबेस में होगा। मैंने अभी 3 ऑप्शंस रखे, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशंस और रजिस्ट्रेशन। देखें इसमें डाटाबेस हर एक की डिफरेंट डिफरेंट है। ये बात कर रहा हूँ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो पहले जमाने में इस्तेमाल होती थी। अच्छा, प्रोग्राम और डाटा में इंडिपेंडेंसी कैसे आती थी वो मैंने बता दिया कि अगर थोड़ा से भी चेंज करते थे, प्रोग्राम में चेंज करते थे तो डाटा को इफेक्ट पड़ता था, अगर डाटा में चेंज करते थे तो प्रोग्राम में इफेक्ट करता था, क्योंकि हर एक का डाटा और प्रोग्राम एक में ही मुनसब करता थे। यहाँ पे भी एक में, यहाँ पे भी एक में, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर आते हैं, अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर इसको मजीद मैं एग्जांपल से समझाऊं कि लाइब्रेरी में जैसा कि हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर नेम है, बुक्स इश्यूज हैं, फाइन है, इसी तरह एग्जाम इसने अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से जो जो इसको एलिमेंट चाहिए थे इसने वो लिख लिए, लाइब्रेरी में क्या चाहिए थे। एग्जाम वालों ने ये लिख लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, सेमेस्टर, ग्रेड। और रजिस्ट्रेशन में उसने रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, फोन, एड्रेस, क्लास, यही चाहिए होते हैं, कॉमन यही होते हैं। अब आपको इसमें ये चीज बता दूं, इसमें ये चीज बता दूं जो मैंने बात की थी कि एक तो डुप्लीकेशन डाटा में रिडंडेंसी आती है जिसको डुप्लीकेशन डाटा कहते हैं, और एक आती है मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आता है। देखें, लाइब्रेरी में भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, एग्जाम में भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और रजिस्ट्रेशन में भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम भी है,
नेम भी है, उसके बाद फादर नेम्स दो जगह आ रहे हैं। इस तरह ये डुप्लीकेशन डाटा में आ रहा है। सबको इस बात पर अब एग्जांपल से भी समझ लगी होगी कि ये मसले आते थे। अब उसके बाद मसले को सॉल्व कैसे किया गया, उसके बाद हिस्ट्री कंटिन्यू में रखते हैं कि उसके बाद आई डेटाबेस अप्रोच। अब क्योंकि आपको पिछले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक चीज तो कंफर्म होगी कि फाइल में बार बार डाटा रिपीट होता था और डाटा रिपीट से स्टोरेज का भी मसला आता था। सबसे मेन मसला तो यही था कि स्टोरेज में मसला आता था। अच्छा, स्टोरेज में मसला रहता तो आपने क्या किया आफ्टर दैट, इसके बाद जो डेटाबेस अप्रोच आई उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और डेटाबेस अप्रोच को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी कहा जाता है। अच्छा, डेटाबेस की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इसका सबसे ज्यादा जो एडवांटेज हुआ ना डेटाबेस अप्रोच में, वो ये था कि डाटा शेयर्ड हो जाता था। नंबर 1 पॉइंट, डाटा विल बी अ शेयरेबल। और सेकंड में ये था कि जो इंटरडिपेंडेंसी थी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा था, इनकंसिस्टेंसी थी, वो खत्म हो जाती है इसमें डेटाबेस अप्रोच में। कि डाटा प्रोग्राम इंडिपेंडेंट थे ना, वहां पर मसला आ रहा था, यहाँ पर वो मसला सॉल्व हो गया। इसमें वो मसला नहीं आता था। एग्जाम्पल के जरिए ये भी समझाऊंगा कि इसमें क्या चीज है। डेटाबेस अप्रोच स्लाइड की तरफ आते हैं। डेटाबेस अप्रोच को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन ये है कि डेटाबेस इज द शेयर्ड कलेक्शन, जो मैंने पहले बात की कि शेयरिंग ऑफ डाटा, इसमें ऑप्शंस है, ऑफ अ लॉजिकल रिलेटेड डाटा। अच्छा, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसमें एक दो पॉइंट निकले डेटाबेस अप्रोच में। एक ये कि डाटा वाज बीइंग शेयर्ड, 1 पॉइंट डेफिनेशंस के मुताबिक, और रिमूव द इनकंसिस्टेंसी, रिमूव द डुप्लीकेशंस। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक चीज तो कंफर्म है कि अगर जैसे वहां पर आपने देखा था लाइब्रेरी का पहले लहदा पोर्शन था, रजिस्ट्रेशन का लहदा पोर्शन था और एग्जामिनेशन का लहदा पोर्शन था, और उनके डेटाबेस अलग अलग थे। यहाँ पर डेटाबेस अप्रोच को यूज करने का फायदा ये हुआ कि ये देखें, ये प्रोग्राम 1 मतलब लाइब्रेरी फाइल, प्रोग्राम 2 मतलब एग्जामिनेशन फाइल, प्रोग्राम 3 मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन फाइल, प्रोग्राम 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह जितने भी आपने प्रोग्राम रखने रख रहे हैं, तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, डाटा को मैनिपुलेशन करना है। और ये जो मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब है इसमें जो जो चीजें आप ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, डाटा की एक पोर्शन बना दी जाता है। जैसे एप्लीकेशन नहीं कोई बनाई जाती, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी एक ही डेटाबेस बना दी जाए, ये वाली। इन जितने भी प्रोग्राम यूज किए जाए उसकी एक एप्लीकेशन बनाई जाए, उस एक एप्लीकेशन में सारा रिकॉर्ड रखा जाए। लेकिन एक एक दफा रजिस्ट्रेशन नंबर एक दफा जब आ गया है तो उसकी डेटाबेस तो एक ही है, तो वहां से एक्सेस हो सकती है। एक ये फायदा डेटाबेस एक रखने का फायदा ये है कि आपके पास जब आपको जरूरत पड़े आप उससे डाटा ले सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये आपको पता लग गया होगा कि इसके बारे में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये जो मैंने डिस्कस किया पीछे सारा बैक हिस्ट्री की भी दिखाई, आपको बताया उसके बारे में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की कुछ एग्जांपल्स भी बताई कि आपको इसकी अप्रोच क्यों यूज करनी पड़ती है और उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं जिसको हम यूज करने से पहले डिसीजन लेते हैं एसडीएलसी के यहाँ पर। अच्छा, टाइम चलें ठीक है, अभी जितना कवर हो जाता है इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है? बहुत से ऐसे कंप्यूटर हैं जो खुद मुख्तयार हैं, यानी कि उनको इख्तियारात उनकी खुद ब खुद, उनको नंबर ऑफ ऐसे ऑटोनोमस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं जिनको अपना जो टास्क को कंप्लीट करने का खुद मुख्तियारी मौजूद है, यानी कि वो अपना टास्क को कंप्लीट करने की अहलियत रखते हैं। अगर वो उनको सबको कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, या डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम पर आ गया, अगर ऑटोनोमस प्रोसेसिंग एलिमेंट जितने भी हों, नंबर ऑफ ऑटोनोमस प्रोसेसिंग एलिमेंट, उन सब को एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए मैं कनेक्ट कर दूं, और वो सब, बात ये सुन लेना, और वो सब एक
दिए गए टास्क को कंप्लीट करें तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम कहते हैं। मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम सब, मैं आपके साथ एक सब्जेक्ट को रीड आउट कर रहे हैं, हमें एक टास्क दिया जाए और वो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और हम सब उससे नाउ हाउ भी रखते हों, हम सब मिलकर एक टीम होकर काम करें और उस टास्क को कंप्लीट करें, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। बात समझ आ गई होगी सबको। अगर मैं इसको अगर मैं लेता हूं, अगर मेरे पास एक सिंगल कंप्यूटर है और आपको ये अगर क्वेश्चन यहाँ पर राइज करता हूँ, क्वेश्चन भी मैं खुद राइज करता हूँ क्योंकि जो बेस पर क्वेश्चन राइज हो सकते हैं मुझे जहां तक अंदाजा मैं वो राइज करूंगा, साथ साथ मेंशन आउट करता जाऊंगा। अगर आपके पास एक सिंगल कंप्यूटर है, उसके तमाम हिस्से डिफरेंट फंक्शनैलिटी पर काम कर रहे होते हैं, सब जानते हैं, तो आया हम ये उससे ये कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं कि नहीं? इसका आंसर है नो। उसकी रीजन ये क्या है कि डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में ये मेंशन है कि ऑटोनोमस नंबर ऑफ ऑटोनोमस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और वो एक असाइन टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, सारे मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी पर वर्किंग कर रहे हैं, तो इस बिहाफ पर डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट चेंज है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटिंग सिस्टम पे हमें एक टास्क असाइन करने को कहा जाता है और अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं एफिशिएंटली, देन वी आर यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम। उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम का रोल क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल से भी समझ लगी। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम सॉफ्टवेयर एनेबल कंप्यूटर टू कोऑर्डिनेट एंड शेयर, जो मैंने अभी बात की वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब हम